नमस्कार स्टूडेंट। इस अध्याय में जो नेक्स्ट जो बचा है अपना टिड्डे का जीवन चक्र, इसके बाद इसका कृषि में महत्व भी है। पर टिड्डे के अपन जीवन चक्र के बारे में जब बात करेंगे कि सॉरी कि टिड्डे का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, टिड्डा अपना जीवन वहन किस प्रकार करता है, उसकी छोटी अवस्था से लेकर उसकी वयस्क प्रौढ़ मरने तक की कैसी कैसी अवस्थाएं, किस प्रकार वो अपना जीवन निर्वहन करता है, किस प्रकार वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कीट अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने हेतु 3 अवस्थाएं होती है। मतलब इस जब यह टिड्डा अपना जीवन चक्र करता है तो उसकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला अंडा, उसके बाद शिशु, उसके बाद प्रौढ़ यानी कि वयस्क। 3 इसकी अवस्थाएं हैं। यह अपूर्ण रूपांतरण है। कभी आपसे पूछ ले कि पूर्ण रूपांतरण क्या होता है और अपूर्ण रूपांतरण क्या होता है। तो पूर्ण रूपांतरण में सबसे पहले आपको अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद शिशु, उसके बाद प्रौढ़, ये सारी अवस्थाएं पूर्ण रूपांतरण में पाई जाती हैं। मतलब इसमें इसकी 2 स्टेज है, अंडा, लार्वा और प्यूपा। इन 2 स्टेज इसमें नहीं होते। अंडा के बाद सीधा ही शिशु निकलता है और प्रौढ़ का, इसके बाद वो प्रौढ़ का रूप ले लेता है। तो इसका जीवन चक्र बहुत सरल है स्टूडेंट, इसका जीवन चक्र बहुत सरल है, एक बार में याद हो जाएगा इसका जीवन चक्र। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? अंडे को, कि अंडे के बारे में पढ़ेंगे। नर और मादा सितंबर 15 यानी कि जो सितंबर का जो लास्ट पखवाड़ा होता है और अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में नर मादा मैथुन अवस्था में कई घंटे तक रहते हैं। मतलब सितंबर के अंतिम पखवाड़े और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नर और मादा मैथुन अवस्था में रहते हैं। मैथुन अवस्था के बाद नर टिड्डा कुछ दिनों में मर जाता है। वह मादा अंडे देना शुरू कर देती है। जब मैथुन अवस्था खत्म हो जाती है तो उसके बाद नर तो मर जाता है और मादा अंडे देना शुरू कर देती है। मादा का अंडकोष्ठ उदर के अंतिम खंड में जनन अंग से लगा होता है। मतलब मैंने आपको बताया नर और मादा में जब अपन इसकी संरचना पढ़ रहे थे, बाह्य संरचना, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि मादा का जो अंडकोष्ठ है वो उदर यानी कि पेट के अंतिम खंड में जनन अंग से लगा होता है, जिसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। यानी कि जो मादा के जो अंडे होते हैं वो किसमें होते हैं? अंडकोष्ठ में होते हैं। मादा के अंडे किसमें होते हैं? अंडकोष्ठ में होते हैं। कहाँ पे लगा होता है अंडकोष्ठ? जनन अंग में लगा होता है। यह उदर के अंतिम सिरे पर अंड रोपक को जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाता है। मतलब जो अंड रोपक है, अंड रोपक मादा में नुकीला होता है और नर में इतना नुकीला नहीं होता है। तो ये क्या करती है? मादा ऊपर को सिर कर लेती है और फिर ये गोल गोल घूमती है, जिससे अंड रोपक की सहायता से जमीन में जो नम मृदा है, मतलब जहाँ पे जो मृदा है वो नम होनी चाहिए और ढीली होनी चाहिए, वहां पर ये गड्ढा कर लेती है। गड्ढा करने के बाद जब वह गड्ढा बन जाता है तो गड्ढे में मादा अंडकोष्ठ को रखकर उसके ऊपर जनन क्षेत्र से झागदार द्रव निकालती है, जो कि सूखने पर सीमेंट की तरह बन जाता है। गड्ढा बना लिया, गड्ढे में अंडकोष्ठ की सहायता से जो अंडकोष्ठ है वहां पर अंडे डाल दिए। अंडे डालने के बाद जनन जो क्षेत्र है उससे एक झागदार द्रव निकालेगी, जो इन अंडों के ऊपर सुरक्षा कवच बनता है और सीमेंट की तरह जम जाता है। इस प्रकार अंडकोष्ठ 9 महीने तक मृदा में रहता है। इस प्रकार जो अंडकोष्ठ है वह 9 महीने तक मृदा में रहता है। समझ में आ गया अंडा किस प्रकार है? सितंबर
15 यानी कि सितंबर का अंतिम पखवाड़ा, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में नर मादा मैथुन अवस्था में कई घंटे तक या कई दिनों तक रहते हैं। उसके बाद नर मैथुन अवस्था करने के बाद नर मर जाता है और मादा अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे देने के बाद जो अंडकोष्ठ है वो उदर के अंतिम खंड में जनन अंग में लगा रहता है, जिसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। और ये उदर के अंतिम सिरे पर अंड रूपक जो जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर को ऊपर करके गोल गोल घुमाती है, जिससे गहरा गड्ढा बन जाता है। गड्ढा बनने के बाद अंडकोष्ठ को रखकर और उसके ऊपर जनन जो छिद्र है उससे झागदार द्रव को स्रावित करती है, जो सीमेंट की तरह अंडों पर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे ये अंडे 9 माह तक मृदा में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी जो दूसरी स्टेज है वो क्या है? शिशु को हम निम्न भी बोल सकते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान नमी के संपर्क में आते ही अंडकोष्ठ से अंडे फूटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकल आते हैं। जब वर्षा शुरू होती है तो अब जो मादा ने अंडकोष्ठ को जमीन में रखा था वो नमी के संपर्क में आ जाता है, जिससे अंडे फूटने लगते हैं। फूटने के बाद इनमें से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लगते हैं। ये भोजन की तलाश में इधर उधर कूदने लगते हैं। जब शिशु को भोजन की उपलब्धता होने लगती है और आयतन इनका जब बढ़ने लगता है तो अपना बाह्य आवरण त्याग कर ये नए ढांचे को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे निर्मोचन कहते हैं। अब निर्मोचन किसे कहते हैं? मतलब शिशु अपनी बाहरी जो भाग है उसको आयतन उसका जब बढ़ने लगता है उसको जो छोड़ देता है और नई त्वचा उसके ऊपर आ जाती है, उसे निर्मोचन कहते हैं। शिशु से वयस्क बनने तक 5 से 6 बार ये निर्मोचन करता है। कितनी बार करता है? 5 से 6 बार। 2 निर्मोचन के बाद इसमें पंखों का विकास हो जाता है, यानी कि 5 से 6 बार तो निर्मोचन करता है, पर जब 2 बार इसका निर्मोचन हो जाता है तो उसके बाद इसमें पंख निकलने लगते हैं। इस प्रकार शिशु से वयस्क बनने में नर को 70 व मादा को 80 दिन लगते हैं। शिशु को वयस्क बनने में नर को कितने दिन लगते हैं? 70 और मादा को 80 दिन लगते हैं। अब इसकी जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी है? प्रौढ़ यानी कि वयस्क। मैथुन के बाद नर एवं अंडे देने के बाद मादा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वर्ष में इसकी एक पीढ़ी पाई जाती है। कितनी पीढ़ी पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता हूं आपको 1 नंबर में कि टिड्डा अपने जीवन काल में कितनी पीढ़ियां पूर्ण करता है? तो कितनी पीढ़ी पूर्ण होती है? उसकी 1 पीढ़ी पूर्ण होती है। तो ये समझ में आया होगा इसकी 3 अवस्थाएं होती है जीवन चक्र की: अंडा, शिशु और प्रौढ़। अंडा में क्या करती है मादा? सबसे पहले सितंबर का अंतिम पखवाड़ा व अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में नर मादा मैथुन क्रिया करते हैं। उसके बाद नर मर जाता है, मादा अंडे देना स्टार्ट कर देती है। मादा के अंडे होते हैं वो अंडकोष्ठ में रखे होते हैं जो जनन छिद्र से लगा होता है। उसके बाद ये नम मिट्टी में जाकर सिर ऊपर करके इसका जो अंड रोपक है उससे जमीन को खोदती है। उसके बाद अंडकोष्ठ को उसमें छोड़ देती है। जनन छिद्र की सहायता से इन अंडों के ऊपर एक द्रव स्रावित होता है, जिससे कि वो अंडों के ऊपर सुरक्षा कवच का काम करता है। और इस प्रकार ये अंडकोष्ठ मृदा में 9 महीने रखे रहते हैं। इसके बाद शिशु जब नमी के संपर्क में, वर्षा ऋतु में जब ये अंडकोष्ठ नमी के संपर्क में आता है तो इनसे अंडे, जब नमी के संपर्क में आता है तो अंडे फूटने लगते हैं। इनमें से शिशु निकलने लगते हैं जो कि पंख रहित होते हैं। ये भोजन की तलाश में इधर उधर भुदकने लगते हैं और इनको जब भोजन की उपलब्धता हो जाए तो फिर इनका आयतन बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ने के बाद ये अपने जो बाहरी कवच है उसको छोड़ने लगते हैं, जो कि निर्मोचन कहलाता है। इसमें 5 से 6 बार निर्मोचन होता है। जब दूसरी बार निर्मोचन होता है तब इनमें पंख उगने लगते हैं। इस प्रकार शिशु
को वयस्क बनने में, नर को बनने में 70 व मादा को 80 दिन वयस्क बनने में लगते हैं। जो इसकी तीसरी अवस्था है वो प्रौढ़ अवस्था है, यानी कि वयस्क अवस्था। मैथुन कन्या के बाद नर व मादा दोनों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्ष में इसकी एक पीढ़ी पाई जाती है। स्टूडेंट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत ईजी है, अगर 2 बार आपने लिख के याद कर लिया तो आसानी से याद हो जाएगा। और अपने अनुसार याद करो, थोड़ा लॉजिक लगा के याद करो, कि अपनी भाषा में याद करो कि हमें ये आसानी से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट चीज बची है वो टिड्डे का कृषि में महत्व बचा है, जो कि इसको अभी पूर्ण करवा देंगे। थैंक यू। नमस्कार स्टूडेंट, मैं फिर से आर.के. गौरव आपके अध्याय 11 का जो अपन का चल रहा था टिड्डे वाला पार्ट, उसमें अपन ने टिड्डे की जो बाह्य संरचना है उसके बारे में पढ़ा। तो बाह्य संरचना के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें हमने टिड्डे की बाह्य संरचना, सिर, वक्ष और उधर के बारे में पढ़ा था। ये 3 बात थी उसकी बाह्य संरचना की। आज मैं नया एक फिर से इस अध्याय का जो नेक्स्ट पार्ट है, टिड्डे के मुखांगों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि टिड्डे में जो मुखांग होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले प्रकार के होते हैं। काटने व चबाने वाले प्रकार के होते हैं। टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? काटने व चबाने वाले मुखांग टिड्डे में पाए जाते हैं, जिन्हें प्राचीन प्रकार का माना जाता है। यानी कि इसे प्रिमिटिव मतलब कहें तो ये बहुत पहले से या प्राचीन प्रकार के ऐसे माना जाता है कि उस टाइम प्राचीन प्रकार से इसलिए माना जाता है कि उस समय काटने व चबाने वाले ज्यादा प्रभावी मुखांगों को माना गया है। इस प्रकार के मुखांग वाले कीट पौधे एवं पेड़ों की पत्तियों को काटकर आने में छिद्र बना देते हैं। मतलब जिन कीटों में काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं वे पौधे एवं पेड़ों में उनके पत्तों पर अनियमित आकार के छिद्र बना देते हैं। किस प्रकार के छिद्र बना देते हैं? अनियमित आकार के छिद्र बना देते हैं। अब आते हैं इसके मुखांगों पर आते हैं कि टिड्डे के मुखांगों के अंतर्गत निम्न भाग होते हैं। यानी कि इसके जो मुखांग हैं वो किन किन भागों में बटे होते हैं उसके बारे में आज हम विस्तृत प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग है इसका ऊपरी होंठ। कौन सा भाग है? ऊपरी होंठ, जिसे लेब्रम कहते हैं। ये ऊपरी होंठ का है। ऊपरी होंठ इस प्रकार का होता है। टिड्डे का जो ऊपरी होंठ है इसे इंग्लिश में लेब्रम कहते हैं। ऊपरी होंठ किस प्रकार का होता है? यह चौड़ा तथा खोखला होता है। ऊपरी होंठ चौड़ा तथा खोखला होता है, पर छज्जे की तरह जो सिर के क्लाइपियस से जुड़कर मुख्य द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है। मतलब जो सिर का जो भाग है क्लाइपियस, आगे का जो भाग है नीचे वाला, उससे ये जुड़ा रहता है। और मुख्य द्वार यानी कि जो मुख का जो मुख है उसका जो नीचे वाला भाग है उस पर ये जुड़ा रहता है और छज्जे की तरह छाया रहता है एवं मुख को आगे से बंद करता है। यानी कि जो ऊपरी होंठ है वो चौड़ा एवं खोखला होता है और जो मुख द्वार है उसके क्लाइपियस से जुड़कर छज्जे की तरह छाया रहता है और मुख को आगे की ओर बंद करता है। ये तो हो गया अपना ऊपरी होंठ। ऊपरी होंठ चौड़ा एवं खोखला होता है, सिर के क्लाइपियस से जुड़कर मुख्य द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है एवं मुख को आगे से बंद करता है।
ये हो गया अपना ऊपरी होंठ। ऊपरी होंठ की ये संरचना है। उसके बाद दूसरा आता है मुखांग का जो भाग है, दूसरा भाग है चुबका अस्थि। चुबका अस्थि इस प्रकार की होती है, मतलब एक त्रिभुजाकार की, समझ लो आप। ये एक जोड़ी होती है, कितनी होती है? एक। चुबका अस्थि होती है वो एक जोड़ी होती है। खंड रहित त्रिभुजाकार है जो ऊपर से चपटे तथा भीतरी किनारों पर आरी जैसे दांत होते हैं जो भोजन को काटने एवं चबाने का कार्य करती है। सबसे पहले चुबका अस्थि कैसे समझेंगे इसका? ये कैसी होती है? यह एक जोड़ी होती है, ठीक है। किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार की होती है, खंड रहित त्रिभुजाकार की होती है। चुबका अस्थि एक जोड़ी होती है, खंड रहित त्रिभुजाकार होती है। इसका क्या काम होता है? भोजन को काटने व चबाने का काम होता है। इसका जो ऊपर वाला भाग है वो चपटा होता है और जो भीतरी भाग है वो आरी के जैसे इसमें दांत होते हैं। तो चुबका अस्थि समझ में आई? एक जोड़ी होती है, खंड रहित त्रिभुजाकार होती है, भोजन को काटने चबाने का कार्य करती है और इसका जो ऊपर का भाग है वो चपटा तथा भीतर का जो भाग है वो आरी जैसे दांतों के समान होता है। तो ये अपने चुबका अस्थि। अब इसका जो भाग है नंबर तीसरा वो है जंबिका। कौन सा भाग है? जंबिका। जंबिका समझेंगे। चुबका अस्थि के ठीक पीछे की ओर यह स्थित होती है। यह कहाँ पे स्थित होती है? चुबका अस्थि के ठीक पीछे की ओर स्थित होती है। यह एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। यह भोजन को इस प्रकार पकड़ कर रखती है कि चुबका अस्थि इसे आसानी से काट सके। आधार से यह कार्डोस्टाइलप्स से जुड़ी रहती है। शेष भागों में लेसेनिया, गैलिया और मैक्सिलरी पेल जुड़े रहते हैं। आसानी से समझ में आ जाएगा, दिमाग पे बिल्कुल ज्यादा जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आराम से समझेंगे। जंबिका क्या है? चुबका अस्थि के ठीक पीछे की ओर। चुबका अस्थि के ठीक पीछे की ओर स्थित होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि भोजन को इस प्रकार पकड़ के रखना जिससे चुबका अस्थि खाने को आसानी से काट सके, ठीक है। मतलब जंबिका चुबका अस्थि के ठीक पीछे होती है। इसका कार्य क्या है? भोजन को इस प्रकार पकड़ के रखना कि चुबका अस्थि खाने को आसानी से काट सके। अब जो जंबिका जो भाग है उनमें उसके कई भाग हैं। वो कई भाग कैसे कैसे? ये गैलिया है, लेसेनिया है, स्टाइपस है, कार्डो है, मैक्सिलरी पेल्व है। ये एक जोड़ी होती है। ये जंबिका है, इसके भागों के ये नाम। इसको ज्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, इनको एग्जामिनर पूछता नहीं है, ये आपको नॉर्मली बता दे रहे हैं। वो पूछेगा तो आपसे किस प्रकार पूछेगा? टिड्डे के मुखांगों का वर्णन करो। टिड्डे के मुखांगों का वर्णन करेंगे। ऊपरी ओठ चुबका अस्थि, जंबिका, निचला ओठ अधोग्रसनी, ये भी दो आगे आएंगे। तो इसमें अपन को मेन चीजें हैं जो लिख देनी है, ठीक है। अब आते हैं निचला ओठ। निचले ओठ को लेब्रियम कहते हैं। निचले ओठ को क्या कहते हैं? लेब्रियम। यह जंबिका के पीछे होता है जो मुंह को बंद करने का कार्य करता है। निचला ओठ का क्या कार्य है? जंबिका के पीछे होता है और मुंह को बंद करता है, ठीक है। इसके भी पार्ट हैं, लेबियम, पल्प, लिगुआ, प्रीमेटम, मेटम, सबमेटम। और उसके बाद है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी क्या है? मुख गुहा के मध्य में एक जीभ जैसा अंग होता है, वह अधोग्रसनी कहलाता है। इसके पास में लार ग्रंथियां होती है। स्टूडेंट फिर से समझते हैं इसको, समझ में नहीं आया फिर से समझते हैं। टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जिन्हें प्राचीन प्रकार का माना गया है। ये जिन कीटों में काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं वो पौधे एवं पेड़ों की पत्तियों पर अनियमित आकार के छिद्र बना देते हैं। इसके मुखांगों के अंतर्गत निम्न भाग है। पहला भाग ऊपरी होंठ है जो चौड़ा एवं खोखला होता है।
सिर के क्लाइपस से जुड़कर मुख्य द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है, जो मुख को आगे की तरफ बंद करता है। कैसा होता है? खोखला होता है, चौड़ा एवं खोखला होता है। सिर के क्लाइपस से जुड़कर मुख को आगे की मुख द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है एवं मुख को आगे की तरफ बंद करता है। उसके बाद आती है चुपकास्थि, जो एक जोड़ी होती है, खंडर त्रिभुजाकार होती है, जो ऊपर से चपटे तथा भीतरी से किनारे आरे जैसे दांत होते हैं इसमें अंदर, जो भोजन को काटने एवं चबाने का कार्य करती है। तीसरी आती है जम्बिका। जम्बिका भी एक जोड़ी होती है, ये चुपकास्थि के ठीक पीछे होती है। इसका कार्य क्या है कि ये खाने को इस प्रकार पकड़ के रखती है ताकि चुपकास्थि आसानी से खाने को काट सके। इसका निचला ओठ होता है जो जम्बिका के पीछे होता है, जो मुख को बंद करने का कार्य करता है। अधोग्रसनी, मुख्य द्वार के मध्य एक जीभ जैसी संरचना होती है, एक जीभ भी होती है जो अधोग्रसनी कहलाती है। इसके पास लाल ग्रंथियां होती हैं। टिड्डे के मुखांगों में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आराम से समझ में आ जाएगा। एक दो बार थोड़ा लिख के याद करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका आगे का हम जो पढ़ेंगे वो जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।